देखिए लास्ट टाइम में मैथ्स में मैंने शायद करनी करा दी थी ना। एक तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन करा था, समांतर श्रेणी। और फिर मैंने कुछ करने का बताया था आपको, ये वाला। इस तरह के मैंने कराए थे ना। यहाँ कोई साइन नहीं होता, वहां पे स्क्वायर रूट मानते हैं, टू होता है। या फिर अगर लिखा हुआ है तो वो क्यूब रूट भी हो सकता है, वो फोर्थ रूट भी हो सकता है, फिफ्थ रूट भी हो सकता है। यानी कि इसको क्या बोलते हैं, घनमूल या तृतीय मूल, इसको चतुर्थ मूल, पंचमूल, षष्ठ मूल। ये क्या रोल प्ले करते हैं? जब वर्गमूल निकालते हैं तो केवल दो में से एक बार आता है। ठीक है, यानी कि इसका जो स्क्वायर रूट होगा, दो आएगा। जब क्यूब रूट है तो पेयरिंग जो हमारी बनेगी वो तीन की पेयरिंग से, इसमें हमारी चार की पेयरिंग बनेगी और इसमें हमारी पांच। ऐसा नहीं है कि इसमें भी हम दो दो भी बना देंगे। ठीक, अगर कहीं ऐसा दिया हुआ कोई नंबर, फोर करो, ये दिया हुआ है, अगर आपसे 3125 का फिफ्थ रूट निकलवाए, क्या करेंगे? इसके फैक्टर करेंगे। फैक्टर क्या आएंगे इसके? ये आएंगे, और यहाँ फिफ्थ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है पेयर आपको कितने का बनाना है? फाइव। तो जो यूपीएससी के अंदर जो क्वेश्चन पूछता है वो डायरेक्ट इस तरह क्वेश्चन को पूछता नहीं। रेयर केसेस में आपसे वो, अगर दो तीन चीजें हमें दी हुई है तो वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर पूछ सकता है, या कहीं किसी क्वेश्चन में बीच में आपकी यूज हो सकती है। एक हमारा टॉपिक है मैथ है और लेस है। ये दोनों चीज ऐसी हैं जो हजारों क्वेश्चनों में यूज होती है, लेकिन जो आजकल के बच्चे पढ़ने वाले हैं कहीं ना कहीं वो इनके बेसिक से थोड़े अछूते हैं। निकाल तो लेते हैं लेकिन उनका बेसिक क्लियर नहीं है। बल्कि मैंने कल एक छोटी सी शुरुआत भी की है, मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो बना के डाली है लेसन पे, छोटी सी 5 मिनट की है। कोशिश कर रहा कि शायद कुछ बच्चों का बेनिफिट हो, चाहे वो क्लास थर्ड का, क्योंकि ये हमारा एक्चुअल में टॉपिक क्लास थर्ड से स्टार्ट हो जाता है। हमारे जो बेसिक शिक्षा परिषद का स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ एक अंतर थर्ड से स्टार्ट है। और जितने भी पब्लिक स्कूल है वहां शायद फोर्थ या फिफ्थ से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो मैं इसका आपको डीप से बताऊंगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि अगर आपने कंसेप्ट पकड़ लिया इसका, तो आप लेस है मैथ है, आपको फिर गुणनफल मेथड से या भागफल मेथड से निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसको निकाल सकते हैं। हम निकाल भी लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये नहीं होता कि हमने प्रोसेस क्या अपनाया। ठीक है, तो इस पे ही चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं लेस है, जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं LCM। क्लियर है? दोनों मिक्स पढ़ाऊंगा, हिंदी में भी अंग्रेजी में। ठीक है, इशू किसी को नहीं। अगर किसी इंग्लिश मीडियम में कितने बच्चे हैं? दो तीन बच्चे ही है ना सर? है कोई इंग्लिश मीडियम का? वन, टू, चलिए कोई बात नहीं। तो लेस है कि अगर हम नाम पे जाए, सबसे पहले हिंदी में थोड़ा ये मुश्किल लगता है। क्यों लगता है? इसका हिंदी में क्या नाम है पूरा, को बताएगा? लघुत्तम वर्तक। और कोई बताए? प्रत्यय। बहुत से लोगों को यही कंफ्यूजन है कि प्रत्यय है या वर्तक है। लघुत्तम समावर्तक। ठीक है, लिखे मत कोई भी, अभी जब मैं लिखने कहूंगा तब लिख लेना। लघुत्तम को अंग्रेजी में बोलते हैं लीस्ट या लोवेस्ट। ठीक है, सम को बोलते हैं, समान भी होता है सम का मतलब, हिंदी में तो समान ही होता है। लेकिन यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया इंग्लिश में, वो वर्ड यूज किया हमारा को। ठीक, अब प्रत्यय का मतलब होता है हमारा मल्टीपल।
क्या होता है, मल्टीपल। यानी कि लिस्ट या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ही हमारा जो होता है वो लघुत्तम समापन है, यह हमारा एलसीएम होता है। लिस्ट का भी पता है कि जो सबसे चीज छोटी होगी वो होगी। कॉमन का मतलब अगर तीन चीजें या चार चीजें दी हुई हैं उनमें जो चीज समान होगी वही तो चीज कॉमन होगी, जैसे कि हम गुणनखंड में पढ़ते आए। अब बात आती है कि मल्टीपल होता है या अप्रत्यय क्या होता है, थोड़ा इसको देख लेते हैं। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे का हिंदी इंग्लिश वर्जन हो गए। अप्रत्यय क्या होता है बताए तुम्हें, या मल्टीपल बताइए। गुणनखंड। अप्रत्यय हमें प्राप्त हुए कि गुणनखंड, और कोई साथी बताया। बताइए कोई हो। व्हाट इज मल्टीपल। मल्टीपल मल्टीप्लाई में क्या होता है, मल्टीप्लाई में गुणा करना। और मल्टीपल जब गुणा करके जो चीज प्राप्त होगी उसी को मल्टीपल कहेंगे, समझे। अब गुणा क्या चीज होती है, अगर मैं कहूं कि मुझे दो के अप्रत्यय या मल्टीपल निकालने हैं तो क्या करेंगे हम इसमें, गुणा करेंगे। ये दो के मल्टीपल निकालने हैं तो हम गुणा करेंगे। गुणा किसकी करेंगे, नेचुरल नंबर। किसकी करेंगे, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 से अप टू इनफाइनाइट चलते हैं। यानी कि अगर मैंने कहा कि दो के मल्टीपल मुझे चाहिए, दो के मल्टीपल हम क्रम से रेस्पेक्टिवली 1 2 3 4 5 की क्या करते चले जाएंगे, मल्टीप्लीकेशन करते चले जाएंगे। ठीक है, तो दो में जब एक ही मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, दो, और दो से करेंगे जब चार, एक्चुअल में जो हमारी टेबल है जो पहाड़े हैं, दो का पहाड़ा दो के मल्टीपल, तीन का पहाड़ा तीन के मल्टीपल, चार का पहाड़ा चार के मल्टीपल है सारे। लेकिन क्या है कि वो टेंजा या दशांश पे जाकर रुक जाते हैं, लेकिन मल्टीपल कहीं रुकने का नाम नहीं लेते, जहां तक कि हमें जरूरत होती है वहां तक हम ले लेते हैं। तो हमने दो के मल्टीपल समझ में आ गए हमारे। अब प्रत्यय का मतलब क्लियर हो गया। अब मान लिया मुझे तीन के मल्टीपल भी निकालना, 3 6 9 12 18 21 22 27 30 36 चले गए। हमने दो के आपको प्रत्यय बता दिए, मल्टीपल बता दिए, यानी कि अब हम क्लियर हो गए। हमें लोअर्स भी पता है, हमें कॉमन वर्ड का भी पता है कि एक्चुअल में कॉमन क्या होता है, और हमें मल्टीपल का भी पता है। अगर यही पे सर अब मैं कहूं कि मुझे जो है दो और तीन का एलसीएम फाइंड करना, एलसीएम किसका निकालना है, दो और तीन। ऐसे नहीं निकालने का जैसे आप निकालते हैं, मैं दूसरे तरीके से निकालता हूं। ये कंसेप्ट के लिए है एक्चुअल में एलसीएम है क्या। सबसे पहले हमने सबसे पहले क्या करते हैं, हम उनके मल्टीपल लिखते हैं। क्लियर है, हमने मल्टीपल लिख लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि कॉमन कौन से हैं दोनों में। जो दो और तीन के मल्टीपल है इनमें कॉमन कौन कौन से हैं, क्या दो कॉमन है, 4 6 8 10 12 14 16 18। तीन सफिशिएंट है, आगे इनमें तो कॉमन बहुत चले जाएंगे, कोई समस्या नहीं है, अल्टरनेट कॉमन आते रहे। लिस्ट पता लगा, मल्टीपल हमने निकाल लिए, कॉमन हमें पता है। अब हमें कौन से देखने हैं, लिस्ट जो सबसे
छोटा है। हमारे जो कॉमन मल्टीपल आए, एक तरह से आप लिख लो कॉमन मल्टीपल जो हमारे आए 6, 12, 18, यानी कि एक तरह की 6 की टेबल आ रही है ना। अगला डेफिनेटली क्या होगा 24 डॉट डॉट करके इस तरह आएगा हमारे पास। हमें निकालना कौन सा लिस्ट, लिस्ट कौन सा है इसमें, तो एक्चुअल में हमारा जो एलसीएम है वो 6। ये है हमारे एलसीएम की डेफिनेशन। ये मेथड है हाउ टू फाइंड। अब इसके करने के तरीके गुणनखंड विधि फैक्टराइज मेथड है और भाग विधि भागफल। ये क्लियर हुआ आपका। आगे चले, नोट करना चाहो तो नोट करना है नोट कर लो, क्योंकि आज एलसीएम और एचसीएफ दोनों का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर आपका हो जाना चाहिए। प्लस प्लस करना सेव कैमरे का डिग्री से बहुत लेकिन बच्चों को इसको नीड है। एक साथ अच्छा ईमानदारी से बताना आप लोगों में से, वैसे तो ये पढ़ाना आपको मजाक लग रहा होगा यार, हम यहाँ यूपीएससी की तैयारी के लिए आए हैं, क्या होता है। लेकिन एक चीज और है, आप लोगों की इतनी उम्र नहीं है जितनी उम्र मुझे एग्जाम देते हो। फर्स्ट एग्जाम मैंने अपना जो है 98 में दिया था नेवी का एग्जाम, 99 में एनडीए दिया, और 2000 के बाद तो फिर पता नहीं कितने एग्जाम मैंने दिए, और लास्ट एग्जाम भी अभी पीसीएस प्री का 2023। हालांकि मैं पढ़ के नहीं गया, वैसे ही मैंने दिया है। लेकिन मुझे जो लगता है कंपटीशन में, देखिए आज जो स्कूलों में जो पढ़ाई हो रही है और आज से 20 साल पहले जो पढ़ाई होती थी, उसमें अब धरती और आसमान का अंतर। आप लोगों को किसी ने 16 फिल्म देखी है, मैं जैसे संजीव कुमार के हाथ काट दिए जाना, आपके इस तरह हाथ कटे हुए हैं। रीजन है इसमें जो रोल है, एक तो जो पाठ्यक्रम बना दिया गया, वहां काट छाट के हमारे टाइम पर आपके पाठ्यक्रम मुश्किल 20% आप पढ़ रहे हो। हमने जो 100% पढ़ा है, आपने सिर्फ आज की तारीख में कंटेंट 20% हुआ। लेकिन कंपटीशन में क्या हुआ, हमारे टाइम में जो 100% आता था वो 120 हो गया। समझ रहे नहीं, कंपटीशन का डिफिकल्टी लेवल दायरा बढ़ा दिया गया, यहाँ सिलेबस का घटा दिया गया। कहने को आईआईटी का एग्जाम में 12th पास का बच्चा देता है। रियलिटी ये है कि जो 12th का टॉपर होगा ना अपने कॉलेज का, भी अपने आप को बहुत धुरंधर मानता है, वो कसम खा के जेईई एडवांस का एक भी क्वेश्चन करके दिखा दो, या जेईई मेंस का ही करके दिखा दो, उससे होने का नहीं। रीजन क्या हुआ, स्कूलों में कोई बेसिक नहीं पढ़ाता, कोचिंग सेंटरों में जाएंगे, वहां छोटी सी चीज बताएंगे, क्वेश्चन करा दिया, एक्सरसाइज होगी। अब फिर क्या है कि एग्जाम टर्म फर्स्ट, हाफ ईयरली, टर्म सेकंड, एनुअली, क्यों कराते हैं 4 एग्जाम? क्योंकि क्वार्टरली में फीस जमा करनी होती है, वो रिपोर्ट कार्ड के नाम पे पेरेंट पीटीएम मीटिंग करेंगे, फिर वो बुला लेंगे, सब पेंडिंग फीस सारी क्लियर हो जाती है, वो तरीका है। अच्छा, वो भी पैटर्न बदल दिया, 3 महीने का सिलेबस अलग, फिर 6 महीने का अलग हो गया। जब टर्म सेकेंड के एग्जाम होंगे तो 6 महीने वाले में से नहीं आने का, जब फाइनल एग्जाम होंगे वो सिर्फ 3 महीने में से या 6 महीने में से पूछ लेंगे। यानी कि आपको एक तरह से पंगु बना दिया, आपको ज्यादा सिलेबस होल्ड करने का आपको पता ही नहीं। जब हमने किया 11th 12th में 11वीं का 12वीं का सारा आता था, दिमाग की दही बन जाती थी। अब आपकी क्या है कि नॉर्मली तो दही बनती रही एकेडमिक, लेकिन जब कंपटीशन में एकदम जब है तो ऐसा लगता है कहां पढ़ती, समझ रहे नहीं। जितनी आज बायो 11th 12th में बायोलॉजी है ना, इतनी हमने 9th और 10th में पढ़ी।
लेकिन क्या है, कंपटीशन है, झेलना पड़ेगा। स्टार्ट आपको एबीसीडी से ही करनी पड़ेगी क्योंकि समय आपका पर्याप्त है। अगर डायरेक्ट सोचोगे सेंटेंस पढ़ ले तो फिर परेशानी आपके सामने है। यूपीएससी का पेपर उठा के देख लो, कोई भी मैथ रीजनिंग, अगर कोई भी क्वेश्चन ट्रिक का हो, रेयर केसेस में मिल सकता है, अदरवाइज आपको अपना दिमाग लगाना ही पड़ेगा, और दिमाग लगाने के लिए अप्रोच उठाया। ठीक है, चलिए, एल्शियम आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब मैं इसके जो एल्शियम निकालने के जो मेथड हैं, सबसे पहले है भागफल मेथड, यानी कि जिसको हम डिवीजन मेथड बोलते हैं, भागफल विधि, जिसका हम यूज करते हैं। सभी लोग जो है इसी का यूज कर रहे हैं। क्या है, आपको संख्या अगर मैं दे दूं 12, 18 और 24, इसका हमें एल्शियम फाइंड करना है। क्या करते हैं, यही है बात, यही कंसेप्ट है ना। इसमें अब हमें किन चीजों का ध्यान रखना है, थोड़ा पता आप लोगों को है, करते इससे ही है, क्योंकि अगर ये ना जानते तो यहां तक ना। ठीक है, देखिए, जब हम डिवीजन करें सबसे पहले हमें डिवीजन करनी है 2, उसके बाद 3 से, उसके बाद 5 से, फिर 7, 11, 13, 17, 19। ऐसा तो काम अमूमन यहीं तक ही हो जाता है, यहाँ तक तो रेयर केसेस में होते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी हमें यहाँ की जरूरत पड़ जाती है। हम सबसे पहले किससे डिवीजन करेंगे, 2 से। लेकिन कंडीशन यही है, किसी भी नंबर से तभी डिवीजन करेंगे जब एटलीस्ट 2 नंबर को डिवाइड कर। ये नहीं कि हम सिंगल को डिवाइड करने के लिए लगे पड़े, नहीं, क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। अगर एटलीस्ट जो 2 नंबर्स हैं वो डिविजिबल होने चाहिए उससे, समझ रहे आप। तो 2 से कितने नंबर डिविजिबल हो रहे हैं, 3 हो रहे, तो बिल्कुल चलेंगे। 2 नंबर शुड बी डिविजिबल एटलीस्ट। अच्छा, कोई एटलीस्ट का मतलब बताएगा मुझे क्या होता है, कम से कम, ये सब काफी आता है क्वेश्चन में। तो कम से कम 2 संख्याएं डिविजिबल होनी चाहिए, उसे डिवाइड करते हैं। यहां सिर्फ जो लिखे जाता है क्योसेंट लिखे जाता है, भागफल लिखे जाता है। 2 से 12 को भाग देंगे, 2 छक्की 12, 2 नम 18, और ये 12। अब यहां पे अगर हम दोबारा से फिर 2 से डिवाइड करें, पहले जो 2 का केस है 2 का ही फाइनल करें। हालांकि यहाँ अब कंडीशन 3 वाली भी आगे, 3 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन जब तक 2 से हो रहा आप 2 से कीजिए। 2 दिया, जो डिवाइड नहीं होगा उसको सेम रख लीजिए, 2 छक्की 12। अब 2 से कोई 2 संख्याएं डिवाइड नहीं है, उसके बाद हम किसमें करेंगे, 3 से। 3 ही कम 3, 3 किए 9, 3 भी 6। अब कोई ऐसा नंबर है जो किसी 2 को डिवाइड कर दे, नहीं है। लेकिन मैं देख रहा हूं परंपरा ऐसी है कि यहां भी रख के 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 से करेंगे, नहीं छोड़ दो। अब नंबर एक एक से डिवाइड हो रहे हैं, आगे जाने की आपकी जरूरत नहीं है। आप जो उनके भाजक हैं, डिवाइजर है, इनकी मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, जैसे 2, 2, 3, 1, 3, 2। इस 1 को लिखना चाहो लिख लो, आप इसको छोड़ भी कर सकते हैं। ठीक है, 2 दूनी 4, ये 12, ये 36 दूनी 5, इसका आपका एल्शियम आ। क्लियर है, ये आपका एल्शियम निकालने की भागफल विधि। क्लियर है, अब आगे चलते हैं। वो पीपीटी का है, तो क्या नाम, इसकी पीडीएफ बना के आपको खाते में जो है शेयर कर देंगे। अब निकालते हैं गुणनखंड विधि से। दूसरा मेथड क्या है, फैक्टराइज मेथड, फैक्टराइज मेथड या गुणनखंड। ठीक है, देखिए, गुणनखंड विधि से पहले हम थोड़ा गुणनखंड को समझ ले कि गुणनखंड है। मुझे तो कुछ चीजें हिंदी में आसान लगती हैं, उन चीजों को समझना। गुणनखंड का मतलब ऐसे खंड, ऐसे खंड, खंड का मतलब टुकड़े,
जो गुणा में हो। समझ रहे आप? अगर हमें कोई कहे कि 12 का गुणनखंड कीजिए, तो 12 के ऐसे खंड करने हैं जो गुणा में हो, वही तो गुणनखंड कहलाएंगे। और गुणनखंड करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले दो के देखेंगे, दो है नहीं है, फिर तीन है, चार, जैसे सिंपल हमने किस चीज का निकाला था, 72, 12, 18 और 24। अब हमें इसके गुणनखंड निकालने हैं। सिंपल तरीका तो ये है बच्चों वाला, 12 को 2 से भाग करो, 2 छक्की 12, फिर 2 से भाग करो, 2 दिए 6, तो उसके गुणनखंड क्या है, 2, 2, 3। तो क्या ये गुणनखंड है नहीं है, गुणा में है, किसके टुकड़े, 12 के, 3 दूनी 6 दूनी 12 आएगा, तो ये एक्चुअल में इसके गुणनखंड होते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप 18 की कीजिए, 2 9 18, 3 दिया 9, तो इसके जो गुणनखंड होंगे क्या होंगे, 2 गुना 3 गुना 3। दूसरा 24 है, 2 12, 2 छक्की 12 और 2 दिए 6, इसके आ गए ये। ठीक है, यहां ध्यान रखने वाली चीज क्या है कि जब हम गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड में हमारा एक तरह से प्राइम नंबर होना है। क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर, यानी कि वो संख्या या तो एक से घटे या स्वयं से घटे। ऐसा नहीं है कि आप एक गुणनखंड में 4 लिख दो, 6 लिख दो या 9 लिख दो, वो गुणनखंड में वैलिड नहीं होंगे। गुणनखंड में आपके प्राइम नंबर होने चाहिए, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, ये होंगे गुणनखंड में इस तरह की संख्या। बीच की संख्या कौन सी, 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, इस तरह की गुणनखंड में नहीं होनी चाहिए। किसी एकक संख्या का गुणनखंड करना है क्रम से, वही 2 से बात कीजिए, फिर 3 से देखिए, फिर 5 से देखिए, फिर आपको गुणनखंड करना। छोटे बच्चे आप नहीं हो, आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे कैसे कर सकते हो, 12 है, 2 छक्की 12, 6 के टुकड़े क्या हो गए, 2 3 6, तो 2 गुना 2, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अब हम इससे एलसीएम कैसे निकाल लेंगे, इसका देखिए आप, थर्ड में मैंने बताया था कि आधार समान है तो घातें क्या आ जाती है, इसकी भी घात 1, इसकी भी घात 1, तो क्या हो जाएगा, 2 की घात 2 गुना 3, लिख सकते हैं नहीं इसको। तो हम 12, 18 और 24 इनके गुणनखंड को हम लिख सकते हैं। इसके गुणनखंड हमारे 2 की घात 3, नहीं सॉरी 2 की घात 2 इंटू 3, और आपके 12 के हो गए, 18 के हुए 2 गुना 3 की घात 2, 24 के हमारे हुए 2 की घात 3 गुना 3। ठीक है, यहां पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, एल सी एम, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमें निकालना है। ठीक है, एलसीएम वाला जो कंसेप्ट जो हमने बताया था वो बेसिक समझाने के लिए क्या था, जब हम उसके मल्टीपल लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ हमने मल्टीपल नहीं लिखे, हमने यहाँ क्या लिखे, फैक्टर। अब फैक्टर में क्या करना है, हम सबसे पहले देखेंगे फैक्टर में क्या आ रहा, 2 3 है, 2 3 है, 2 3 हो सकता है, 5 भी हो सकता है। सबसे पहला फैक्टर पकड़ेंगे, सबसे पहला फैक्टर क्या है, 2। ठीक है, इसमें भी देखेंगे, इसमें भी देखेंगे, और कोई संख्या है उसमें भी देखेंगे। इसमें हमेशा जो 2 की हाईएस्ट पावर होगी वो रखें। यहाँ 2 की पावर कितनी है, यहाँ 2 की पावर कितनी है, यहाँ 2 की पावर कितनी है, तो हम क्या लेंगे, 2 की पावर 3। क्लियर है, इसके बाद यहाँ 3 की पावर कितनी है, यहाँ 3 की पावर, यहाँ 3 की पावर, तो हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 3 9, 8 9 12। समझ रहे, फैक्टरों की हाईएस्ट पावर ली जाती है, जब एचसीएफ निकालते हैं फैक्टरों की लोएस्ट पावर ली जाती है। ठीक है, तो एलसीएम यहां इसके साथ आपका एंड हो जाता है। आपको मैंने कंसेप्ट बताया, भागफल विधि बताई, और ये गुणनखंड विधि है।
ये तरीका है। एक तरीका और है, वो बताऊंगा जब एचसीएफ पूरा हो जाएगा, फिर दोनों को इकट्ठा समझाऊंगा। हिसाब नोट करना चाहो नोट कर दो। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ लेटेस्ट में 10th क्लास में है, ये सीबीएसई बोर्ड 10th क्लास में ये कंटेंट है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा है, वो कीजिए। इसका आंसर बताइए मुझे क्या है। तो अभी इनमें से तीनों को टीचर तो छोड़ दो आप यार, इसका बताइए एक्स वाई क्या आएगा, एक्स वाई और कोई एक एक्स की क्यू ठीक है। वी हैव टू कॉमन हाईएस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर। अगर इसका ये कहीं एचसीएफ पूछ लेता तब होता है एक्स वाई, ठीक है। अब मैंने कुछ संख्याएं लिखी थी, क्या थी वो, 124 थी, 54 और 16। जरा इनके फैक्टर करते हैं हम। 2 की पावर 3 इंटू 3, 3 के 9 के 27, 3 की पावर क्या है, 3 के 9 के 27 2 और ये 2 की पावर, ठीक है। तो 16 को 80 कर दो इंटू 5 आ जाएगा ना, ठीक है। अब इसका एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले कि हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 की पावर 4 है, 3 की हाईएस्ट पावर 3 है। अब यह अकेला 5 है, क्या इसको छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, इसको भी लिख दें। 16 इंटू 27 इंटू 5 जो आएगा वो इसका आंसर आ जाएगा, समझ रहे। यानी कि हाईएस्ट पावर के साथ साथ अगर कोई नंबर ऐसा बच रहा है जो किसी के साथ पेयरिंग में नहीं है, तब भी उसको हम लिख लेंगे एलसीएम में, सोपड़ा साफ करते चलेंगे, यानी कि कोई डिजिट नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल झाड़ू मार देंगे सब पे।
अब कोई ऐसा नंबर तो नहीं बच रहा जो उसमें ना आया हो। लेकिन एचसीएफ में क्या करते हैं, जो चीजें कॉमन होती हैं सिर्फ वो ही लेते हैं। ठीक है, अगर मैं ये डिजिट इनके साथ लगा दूं 24, 54, 80, तो एलसीएम में क्या आएगा, 16 पंजे 80, ये 27 दूनी 54, 5 चौक 20, 4 पंजे 20, करके क्या आएगा देखना, 2160। तो इससे पहले ये 2160 आ गया इसका आंसर। ठीक है, अब हमारा आता है दूसरा एचसीएफ, मैथ है। क्या नाम है पूरा इसका, महत्तम वर्तक। ठीक है, वहां क्या पढ़ा था हमने, अप्रत्यय। लिख दूं फिर भी मैं एक साइड में, ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। वहां हमने पढ़ा था अप्रत्यय, यानी कि मल्टीपल, राइट। इसी को हम दूसरी भाषा में गुणक भी कहते हैं। गुणक का मतलब जो गुणा करने से प्राप्त होता है। अब बात करेंगे हम अपवर्तक क्या होता है। अपवर्तक का मतलब दूसरा वेक्टर भी होता है। ठीक है, अपवर्तक को हम एक तरह से वेक्टर भी कहते हैं। किसी भी नंबर के अपवर्तक वो संख्याएं होंगी जो उसको डिवाइड कर सके। जैसे हमने एक संख्या ली 12, तो जो 12 के अपवर्तक वो संख्याएं आएंगी जिससे हम 12 को डिवाइड करें। स्टार्ट कहां से करेंगे, 1 से। एक तो अपवर्तक इसका क्या होगा, 1, दूसरा, तीसरा, उसके बाद, उसके बाद, इसके बाद 12। यहां प्राइम नंबर वाली कंडीशन नहीं है। प्राइम कंडीशन कब है, जब फैक्टर करेंगे आप। लेकिन यहां हम इसके क्या निकाल रहे, अपवर्तक। ठीक है, इसी तरह से 24, 12, 24 और एक संख्या होती थी 12, 18, 24 का निकाला था ना हमने, 18। इसके क्या होंगे, 1, 2, 3, 4 नहीं होने का, 5 नहीं होने का, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कुछ नहीं होने का, 12, 18। ठीक है, ऐसे ही 24 के थे, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 22। ठीक है, निकल गए इसका अपवर्तक। अब आते हैं एचसीएफ, फैक्टर। यानी कि एक तरह से अब फैक्टर का मतलब यहां अपवर्तक है। अपवर्तक हमने निकाल लिए, अब क्या निकालने हमें, कॉमन। इनमें हम देख लेते हैं कि कॉमन कौन कौन से हैं। 1 तो कॉमन है ना सभी में, 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 6 भी कॉमन है। उसके बाद और तो कोई कॉमन नहीं है ना, कॉमन हो गए, फैक्टर अपवर्तक हो गए। हाईएस्ट कौन सा है, तो हमारा जो एचसीएफ होगा वो 6। ठीक है, ये कंसेप्ट है एचसीएफ का। अब बात आती है कि हम जो एचसीएफ निकालते हैं उसके मेथड है। उसके भी 2 मेथड है, एक है भागफल विधि और दूसरी गुणनखंड। ठीक है, अब मैं इसकी गुणनखंड विधि, देखिए मैं एक ही क्वेश्चन क्यों ले रहा हूं। मैंने आज तक जितनी बुक्स पढ़ी हैं, जो अलग अलग मेथड होते हैं, अलग अलग मेथड में अलग अलग क्वेश्चन यूज करते हैं, जिससे कि कंफ्यूजन क्रिएट होता है।
अगर हम एक ही क्वेश्चन को लेके मैक्सिमम मेथड्स को क्वेश्चंस को कराएं, मतलब एक क्वेश्चन ले लिया मैंने और जितने भी कंसेप्ट है मैं इससे ही कराऊं तो सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। कभी अगर किसी ने कोई ग्रामेटिकल एक चार्ट पढ़ा हो, सेंटेंस का पढ़ता है, कितने तरह के टेंस होते हैं हमारे टेंस? काल। काल कितने तरह के होते हैं? कौन कौन से? ठीक है। उसके बाद एक काल को कितने भागों में बांटा गया? चार में। क्या क्या नाम होंगे? नंबर एक, ठीक, ठीक है। उसके बाद फिर जैसे इंडा फ्रेंडा उसमें कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया? ठीक, ठीक है, चलिए इतना हो गया ये। अब मैं बात करता हूं, इसको निकालता हूं यहीं पे प्लस। सबसे पहले कराता हूं मैं आपको फैक्टर मेथड से। कौन से मेथड से? फैक्टर मेथड से। हमारे पास संख्या 12, 18 और 24 है। 12 के टुकड़े 2 की पावर 2 इंटू 3। ये क्या होगा? 3 की है 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 की है 12, 2 दूनी 4। ये हो जाएगा ना? ये हो गया ना फैक्टर। एचसीएफ निकालो उसका। सबसे पहले किसको पकड़ेंगे? जो सबसे पहले है, जो आगे लाइन में खड़ा होगा उसको तो पकड़ेंगे या पिछले वाले को पकड़ेंगे? गलत हो रहा है। 3 की है 9। ठीक है। अगर हम पिछले वाले को पकड़ेंगे तो अगला वाला हो सकता है भाग जाए, भागेगा तो नहीं, लेकिन ये है कि हम कंफ्यूजन हो सकता है, हमसे मिस हो सकता है। सबसे पहले हमने 2 को लिया। 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है? इसमें 2 है, इसमें 2 की पावर 1 है, इसमें 2 की पावर 3 है। लेकिन यहाँ हमें जो कॉमन लेंगे वो छोटी लेंगे। क्या लेंगे? छोटी पावर। कितनी है? 2। 3 की छोटी पावर 1 ही है ना, तो इसका क्या है? ये एचसीएफ। एलसीएम। एलसीएम में क्या करेंगे? हाईएस्ट पावर लेंगे ना, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 24 दिए 12। क्लियर हुई दोनों चीजें? जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो फैक्टर में जो लिस्ट जो छोटी बात होगी उसको कॉमन लेंगे, और जो एलसीएम है उसमें हम बड़ी कॉमन लेंगे। दूसरा मेथड है भागफल। भागफल विधि में जब हम महत्तम निकालते हैं, क्या करते हैं? जो सबसे छोटी संख्या होती है और जो सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या से सबसे बड़ी संख्या को भाग करते हैं। जैसे सबसे बड़ी संख्या क्या है? 24 और सबसे छोटी 12। तब तक भाग करते हैं जब तक कि वो पूरी पूरी भाग ना हो जाए। 12 दूनी 24, इसका काम तो ये समाप्त हो। अब हमारे पास है डिवाइजर 12। ये काम का है। इस 12 से हम डिवाइड करेंगे फिर हम 18। 12 एकम 12, शेष कितना बचा? 6। अब ये 6 करें, ऐसा नहीं कि दशमलव लगाएंगे, नहीं, ये 6 हमारा डिवाइजर का काम करेगा। जो 12 है इसको यहां ले गए, 6 दूनी 12, यहां पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो हमारा जो एचसीएफ होगा वो ये हो, इससे हम डिवाइड हो। क्लियर है? एचसीएफ बताया, एलसीएम भी हो गया, दोनों के दो दो मेथड भी हो गए। इसके बाद आप देखिए, जो एचसीएफ आया था क्या आया था इनका? और एलसीएम?
संख्याओं में एचसीएफ में और एलसीएम में क्या डिफरेंस? हम एचसीएफ से संख्याओं को डिवाइड करते और संख्याओं से एलसीएम को डिवाइड, इसलिए एचसीएफ से एलसीएम को डिवाइड किया जाता है। ये यूपीएससी का क्वेश्चन, यूपीएससी में क्वेश्चन था कि क्या एलसीएम को एचसीएफ डिवाइड कर सकते हैं, या तो किसी ने क्वेश्चन बना करके एलसीएम और एचसीएफ निकाल के थक गया हो, यह कंसेप्ट ये है। ये चीज समझ में आई? आपसे पहले कितने लोगों को ये चीज क्लियर थी, गुजरा हाथ था? ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर था। मैं बताऊंगा, आपने चाहे तक कितनी भी बुक्स पढ़ी हो, कितने भी यूट्यूब पर देख ली हो, ये चीज आपको कहीं नहीं मिलेगी, नेवर। क्लियर है? अब इंपॉर्टेंट चीज, जब भी हमें ये कहा जाए कि फला फला संख्या है, इनका एचसीएफ निकालना है, इसका मतलब है हमें एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए जो वो तीनों को डिवाइड करे, ठीक। और वो कहे कि एलसीएम निकालना, तो हमें एक ऐसी संख्या चाहिए जिसको इन तीनों संख्याओं से डिवाइड किया। क्लियर है? समझ रहे आप? यहां पे हमें बड़ी से बड़ी चाहिए और यहां छोटी से छोटी, क्योंकि नंबर पहले शादी का किसका हो, बड़े का हो छोटे का? भाई कलयुग है तो भले छोटे का हो जाए, लेकिन जो परंपरा थी वो तो सबसे पहले बड़े की शादी होती थी, उसके बाद में छोटे की होती थी। तो पहले हमें बड़े से बड़ा चाहिए, उसके बाद नंबर फिर छोटे से छोटा चाहिए। ये ट्रिक है ध्यान रखने की, जब भी बात होगा भी पहले बड़े से बड़ा और फिर छोटे से छोटा। चलिए यहां तक तो पहुंचे हम। अब मैं आपको संख्या दे रहा हूं 10, 25 और 50। मैं कहता हूं इनका मुझे एलसीएम बताइए। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो इन तीनों को डिवाइड कर दे? निश्चित है वो छोटी संख्या का ही होगा हिस्सा। भाई ना तो 25 का हिस्सा हो सकता ना 50 का। भाई ना तो 25 से डिवाइड कर सकते ना 50 से कर सकते, क्योंकि 25 से तो डिवाइड होना नहीं, तो डेफिनेटली 10 होना चाहिए मिनिमम। लेकिन देख रहे हैं कि 10 से ये नहीं डिवाइड हो रहा, ये तो हो रहा। 10 के भी टुकड़े कर लो, 2 पंजे। तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ी संख्या क्या आ गई? तो 5 इसका क्या है? ऐसे। अब हमें एक ऐसी संख्या चाहिए जिसको हम इन तीनों से डिवाइड कर सकें। निश्चित है वो 50 से बड़ी होगी, एचसीएफ में 10 से छोटी होगी और एलसीएम में 50 से बड़ी होगी। 50 को क्या हम 25 से डिवाइड कर रहे हैं? 10 से भी हो रही, 25 से भी हो रही, और 50 50 से भी हो रही। हम यही हो गया, एलसीएम में ज्यादा है। ठीक है? कभी कभी क्वेश्चनों में ऐसी कंडीशन भी पूछ लेता है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसको इससे डिवाइड किया जा सके, तो वहां पे फिर हम उसके एलसीएम को 2 से 3 से 4 से 5 से डिवाइड करके हम लगभग उसी के इक्वल संख्या बना लेते हैं। लेकिन जो मैंने आपको एलसीएम और एचसीएफ का कंसेप्ट बताया, जहां तक उम्मीद है छोटी मोटी संख्याओं का आप ओरल ही निकाल दोगे, उसमें आपको ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। इसे जरूर कॉपी में अपने हिसाब से नोट कर लो।
देखिए, एक होता है जो मैथ है लेस है हम निकालते हैं एलसीएम हो या हमारा एचसीएफ, वो या तो आपके फ्रैक्शन का निकलवा सकता है या डेसिमल, मतलब ठीक है। अब तक तो सिंपल हमने सिर्फ नंबर्स के निकाले। अब अगर कहीं फ्रैक्शन है डेसिमल का कैसे निकालें? जैसे कि एक दिया हुआ है 1.2 और एक है 1. इसका हमें एलसीएम निकालना और एचसीएफ दोनों चीज निकालना। इसके लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले दशमलव के बाद दोनों संख्याओं में अंकों की संख्या बराबर कर। क्या कर ले? अंकों की संख्या बराबर। क्या कर सकते हैं हम इसको? 0 बना लिया। अब हम इसको सिर्फ संख्याएं मान ले 120 और 125। अब इन दोनों संख्याओं को मानते हुए हम इनका एलसीएम और एचसीएफ निकाल, चाहे इसके फैक्टर कर लो चाहे कैसे भी कर लो। थोड़ा एचसीएफ आसान होता है, बड़ी संख्याओं का एलसीएम फिर आपको निकालना ही पड़ता है। 25 ग्राम 5, मेरे हिसाब से इसका शायद एचसीएफ 5 ही आ जाएगा। तो 5 के अलावा मुझे और कोई संख्या ऐसी लग रही जो उसको काट देगी। एलसीएम है इसका, बैठ के ही पोस्टमार्टम करेंगे, ठीक है। सीधा 5 दूनी 10, 5 दूनी 20, 5 दूनी 10, पंजे पंजे 25। यही काम खत्म हो गया। दिक्कत 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 25, 25 पंजे 125, मल्टीप्लाई करो बोल 8 20 2 4 8 10 1 4 50 2 पंजे 10 0 2 यानी कि एलसीएम आ गया इसका 3000। ठीक है। एच सी एफ हमारा आया 5 और एलसीएम हमारा आया 3000। किसका आया? 120 और 125 का। निकालना किसका? 1.20 और 1.25। यहाँ दशमलव कितने अंकों के बाद है? 2 के बाद है, तो यहाँ भी 2 के बाद लगा देंगे ऐसे करके, और यहाँ भी 2 के बाद। सिंपल है, ये आएगा 0.05 और ये आपका आएगा 30। हाँ ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं? जब
ठीक है। हो गया भाई, चलिए। जब हमें फ्रैक्शन का निकालना हो, कोई बताएगा फ्रैक्शन का एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है? एलसीएम ओ फ्रैक्शन और एचसीएफ ओ फ्रैक्शन, बताइए। फ्रैक्शन तो पता है ना? देखिए, इसमें ज्यादा कोई विशेष चीज नहीं है अगर हमें फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना, क्योंकि जो फ्रैक्शन होती है वो यही होती है ना, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यानी कि अंश बटे हर। ठीक है। अगर वो एलसीएम पूछे तो सबसे पहले जो एलसीएम हो न्यूमरेटर यानी कि अंश का क्या निकालेंगे? एलसीएम अपॉन एचसीएफ हो डिनोमिनेटर यानी कि हर का। क्लियर है? ऊपर के संख्या का एलसीएम और नीचे की संख्या होगा एचसीएफ। अगर वो एचसीएफ पूछ रहा तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर एंड एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है। अभी इतने छोटे बच्चे तो है नहीं कि इसमें कोई कंफ्यूजन हो कि अंश ऊपर है या हर नीचे है, लेकिन जब छोटे बच्चे होते हैं तो कंफ्यूजन होता है। उसके लिए मैंने बच्चों को एक ट्रिक बताई थी। अंश ऊपर है तो आसमान हमारा ऊपर है, तो इसलिए हमेशा अंश कहाँ रहता है? ऊपर। हर नीचे है, हरियाली नीचे है हमारी धरती पर, तो हर हमेशा कहाँ होता है? नीचे। छोटे बच्चों के बहुत काम आती है। ऊपर आसमान है तो अंश ऊपर रहेगा, नीचे हरियाली है तो हर नीचे रहेगा। चलिए, अभी हमने एक तो 1.2 का निकाला था और एक 1.25 का निकाला। ठीक है। अब अगर हम इसको इनमें बदले क्या करते हैं? दशम तो हटाए 10 से भाग सकते हैं, या दशमलव की जगह एक लिख देते हैं, आगे जितना काउंट कर सकते 0। 2 10, 2 6/5। ठीक, इसको भी ऐसे करेंगे 1.25 अपॉन 100 से कैंसिल। 25 चौका 100, 25 पंजे ये हमारी 5/4। ठीक, अब हमें निकालना है एलसीएम
इसका आई अपॉन 4 और 6 अपॉन आई का, और एचसीएफ भी हमें निकालना है किसका, दोनों का। हम देख लेंगे ना कि आंसर कोई आ रहा है या कुछ हो रहा है। चलिए एलसीएम में क्या करना है, 5 और 6 का तो हमें निकालना है एलसीएम, और एचसीएफ हो 4 और 5 का। इसके लिए क्या करना, एचसीएफ किसका निकलेगा, 5 और 6 का, और एलसीएम हो 4 और 5 का। एलसीएम 5 और 6 का क्या होगा, एचसीएफ इसका एचसीएफ 5 और 6 का, ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों को भाग कर सके, 1। 4 और 5 का एलसीएम यानी कि 1/20 आया, डेसिमल में निकालना चाहो पॉइंट, एक में पढ़ा नहीं चलेगा, दशमलव लगाए, जीरो बढ़ाई, जब भी पढ़ा नहीं चला फिर एक जीरो और बढ़ाएंगे, 20 पंजे 100। देखना आंसर वही है ना जो हमने डेसिमल से निकाले थे, क्योंकि डेसिमल और फ्रैक्शन दोनों एक ही रूप हैं। क्या क्या 1 का 1 नहीं चला, ठीक है, सबसे पहले डिवाइड हो जाए, हाँ डिवाइड इसके अलावा और कुछ भी बचता है का आप कैल्शियम एचसीएफ को। अब थोड़े कुछ इबारती पर्सन है, उर्दू का वर्ड है इबारती, हिंदी का, हिंदी में कहते हैं जैसे उसको जो कि वाक्य के रूप में लिखे होते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम। देखिए एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे जिससे 134, 159 और 184 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष आए। देखिए एक ध्यान रखना, इबारती क्वेश्चनों में जहां पूछे बड़े से बड़ा, तो बड़े से बड़ा कौन होता है, एलसीएम होता है एचसीएफ, एचसीएफ होता है ना, तो वहां एचसीएफ निकले। और जहां बात करें छोटी से छोटी या छोटे से छोटा, वहां हमारा क्या निकलता है, एलसीएम। इसने कहा वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे, कोई बड़ी से बड़ी संख्या है, अगर इससे इन सभी को अलग अलग भाग दे तो शेष क्या बचता है, 9। अब इसका पता नहीं ये कौन सी संख्या है, तो भाग करके नहीं देख लेते, भाग करके यार 9 बचा, अच्छा इसमें भी तो पता लग जाता है। लेकिन उसने कहा कि शेष 9 बचा, अच्छा कोई बात नहीं, शेष 9 बचा रहा, तो इसका मतलब इस 9 को इसमें से भी और इसमें से भी क्या करते हैं, माइनस कर दो, और जो बचेगा यहां माइनस करेंगे 125, इसमें माइनस करेंगे 150, और यहां माइनस किया 110। यही तो मतलब कहना था, यानी कि एक्चुअल में ऐसी संख्याएं हैं हमारे पास कि यदि इनमें से 9 करें, भाग दें, 9 शेष बचता है, तो हम कह रहे हैं हमें तेरे शेष की जरूरत नहीं है, अपने शेष को अपने घर ले जा, हमें तुम्हें संख्या बता कौन सी। अब उसका तरीका क्या है, जो शेष गा रहा उस शेष को कमी कर देना,
अब हमने शेष कम कर दिया, हमें तो उन संख्याओं का पता लग गया। अब कह रहा हुआ बड़ी से बड़ी संख्या जिससे भाग दिया जा सके। हमसे कहा भाई बड़ी से बड़ी तो अपने आप निकाल लेंगे, जो भाग करनी है वो भाग भी आती है। और बड़ी से बड़ी कैसे निकलेगी? एचसीएफ से। जब संख्याएं निकलेगी तो उनका क्या निकालना है? एचसीएफ। हमें कलम पेन चलाना नहीं। देखो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे भाग कर सके? 5 से बड़ी कोई संख्या नहीं है। बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए जो तीनों को डिवाइड कर सके। कितनी है वो? 25 है। निकल गई। ऐसा ही क्या करेगा कभी कभी, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसको इन इन संख्याओं से भाग करके शेष इतना बचता है या इतना बचता है, उसे जो भी दिया हो बाद में काम जाम उसका पहले काम निपटा लो। हमें तो भाई एक्चुअल में जो संख्याएं है हमें वो बता। अब वो कैसे निकलेंगी? कहीं पे जोड़ के निकलेंगी, कहीं पर घटा के निकलेंगी। एक कमरे की बीमाएं 8 मीटर 12 मीटर 8 मीटर 12 मीटर और 10 मीटर है। बीमाएं का मतलब कमरा क्या होता है? ऐसा होता है ना, लंबाई चौड़ाई प्लस, ये लंबाई मान लो, ये चौड़ाई और ये h। ठीक है। ऐसा बड़ा से बड़ा पैमाना बताना है जो इन तीनों बीमाओं को पूरा पूरा माप दे। यहां से यहां चले तब भी पूरा पूरा नाप ले, ना तो नापने वाली चीज बचे और ना या इसकी जो भी डायरेक्शन भुजा लंबाई चौड़ाई होना बचे, इसे नाप ले इसे। ऐसा काम कौन कर सकता है? हैं? वो तो है, तो बात सही है, लेकिन निकालना क्या हमें? एचसी। चलो उसके साथ एक चीज और ध्यान रहा कि वो बता दूं आपको, इंग्लिश हो जाती है। देखिए, जो मैंने एलसीएम एचसीएफ जो पढ़ा है वो संख्याओं के हिसाब से बता दिया था आपको कि ये इसको डिवाइड करता है और ये इसको डिवाइड। क्लियर है? लेकिन क्वेश्चनों के लिए हमें कंसेप्ट का पता होना चाहिए। जैसे उसने कहा कि कोई ऐसी बीमा जो सभी को नाप सके, शेष ना बचे। ये जो एचसीएफ एक ऐसा पैमाना है जो इसको 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार पूरा पूरा मापते हैं। समझ रहे? इस पैमाने से हम इसको कितने बार नाप सकते हैं? 2 बार पूरा पूरा। एग्जैक्ट मैंने कोई ऐसा है नहीं मैं बता दूं, लेकिन अपनी ये इसको 1 बार नापे 2 बार नापे 10 20 बार जितनी बार भी नापेगा इसको पूरा पूरा नापेगा। ना तो ये लेंथ बचेगी ना ये बचेगा फालतू की। ऐसा नहीं नाप में इसकी इतना ही बचेगा, ऐसा नहीं होगा, इसको पूरा पूरा नापेगा। और जो नंबर्स हैं, जैसे इतना बड़ा हमारा नंबर है या इतनी बड़ा कोई स्केल है, ये जो हमारा एलसीएम है उसको पूरा पूरा नाप देगा, भले इसको 2 बार नापना चाहे 4 बार। ये चीज को हमेशा ध्यान रखना। वो डिपेंड करेगा कि मेरा नंबरों से काम चल रहा है या इस कंसेप्ट को लेना। कभी कभी क्या देगा वो कि फर्श पर इतनी चकोर साइज की हमें टाइलें लगानी है, तो ऐसी कितनी टाइलें लग सकती हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन होंगे। तो इन दोनों कंसेप्ट को आप ध्यान रखना।
दोनों कंसेप्ट आपके इन क्वेश्चनों में बहुत अच्छे काम आएंगे। ठीक है, ये मैथ्स का तो इतना ही हुआ। अभी सेकंड लेक्चर भी क्योंकि प्रिंसिपल की तबीयत खराब है, मुझे ही लेना पड़ेगा, तो ये चीजें कंटिन्यू रहेंगी। बस एक छोटी सी चीज और मैं बता देता हूँ, ठीक है। जैसे इस पर चर्चा की थी, थोड़ा उसका भी जरूर होना चाहिए। देखिए, मैंने अभी थोड़ी सी बात हुई थी टेंस की, क्योंकि टेंस यूपीएससी में है, यूपीएससी में भी है, यूपी पीसीएस में भी है, सी सेट में है। टेंस बताए गए थे, एक तो प्रेजेंट होता है और एक पास्ट और एक फ्यूचर। ठीक है, इसके दो को छोड़ दो, अकेले इसको देखते हैं। पहला होता है इंडेफिनिट, दूसरा हमारा कंटिन्यूअस, तीसरा हमारा परफेक्ट और चौथा हमारा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तीन को साइड में करते हैं, इंडेफिनिट को पकड़ते हैं। यहां तक सिर्फ टेंस की बात चल रही थी, अब बात आती है यहाँ पे सेंटेंसेस की। यहाँ पे क्या है, ये टेंस, ये भी टेंस, ये भी टेंस, ये भी टेंस। यहां जाएंगे अब सेंटेंस। नंबर एक अफर्मेटिव, या इसको बोलते हैं पॉजिटिव, उसके बाद नेगेटिव, उसके बाद इंट्रोगेटिव और उसके बाद इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। ठीक है, टोटल हमारे जो एक्शन वाले सेंटेंसेस होते हैं, जिनके अंदर एक्शन या वर्ब या क्रिया होती है, वो 48 तरह के होंगे। एक के पार्ट कितने में, 4, और एक के पार्ट कितने में, 4, 4 दूनी 8, 4 के 12, 4 6 16, 16 दिए 48। यूपीएससी देने जा रहे हैं, आपकी कंप्लीट होने चाहिए, क्योंकि ये क्वालिफाइंग पेपर है इंग्लिश का, और जिसकी ग्रामर अच्छी होगी वही क्वालिफाई करेगा, अदरवाइज होता नहीं। क्योंकि इसके बिना एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट पॉसिबिलिटी नहीं है। इसलिए बात इसलिए आई थी कि मैं एक ही क्वेश्चन को लेके चल रहा हूं, अगर मैं मैक्सिमम कोशिश कर रहा हूं। उसका रीजन ये है कि अगर मैं एक वाक्य लूं, वह स्कूल जाता है, या वह स्कूल जाता है, या वह स्कूल गया, समथिंग मैंने कोई वाक्य ले लिया, क्योंकि इसमें ही की अंग्रेजी क्या हो गया, वह की अंग्रेजी क्या होगी, ही जाने का क्या होता है, वो दो ही वर्ड यूज होने, इससे ज्यादा, क्योंकि हमारे पास एक्शन है। अगर मैं स्कूल लगा दूं, वह स्कूल जाता है, तो ही गोज टू स्कूल, ऑब्जेक्ट हमारा स्कूल हो जाता है। तो एक ही सेंटेंस सारे इसमें बना के देखिए, अपने आप क्लियर हो जाएगा। क्या बनता है, इंडेफिनिट। समझो इंडेफिनिट क्या होता है, इनडेफिनिट, जिसका कोई काल निश्चित ही नहीं है। डेफिनिट का मतलब निश्चित, इंडेफिनिट अनिश्चित काल। करंट का तो है, प्रेजेंट का, लेकिन वो क्या है, इंडेफिनिट है, निश्चित, कुछ नहीं पता। कंटिन्यूटी, कंटिन्यूस, जो चल रहा है, जिसमें हम पढ़ते आ रहे, रहा, रही, वगैरह वगैरह। परफेक्ट, जो काम कंप्लीट हो चुका है। परफेक्ट कंटिन्यूस, जो पूरा भी हो चुका है लेकिन अभी भी चल रहा है। मान लिया इसमें सेंटेंस इंडेफिनिट में ले लो, यहां जो सेंटेंसेस बनाते हैं अफर्मेटिव में, यहां एस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस प्लस ऑब्जेक्ट, ये फार्मूला होता है। वह स्कूल जाता है, ही गोज। नेगेटिव में ये जो एस और ईएस होते हैं, ये नहीं लगते। यहां पे क्या आता है, डू या डज नॉट, और वो फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म के साथ आपके यहां लगते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या आता है, इंट्रोगेटिव में सबसे पहले डब्ल्यूएच पर्सन, डब्ल्यूएच पे डू या डज, इसके बाद सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब ये डू या डज लग गया, यहां वर्ब के साथ में एस और ईएस नहीं लगता। अब नोट है, नोट का इंक्लूड करेंगे, व्हेन डू या डज सब्जेक्ट के बाद हमेशा नोट आएगा। ठीक, कंटिन्यूअस में क्या होगा, ये एस या एस कट जाएगा, आईएनजी। अब नेगेटिव में क्या होगा, इज आरएम। इन चीजों का अगर हम कंपैरेटिव स्टडी करें, इंडेफिनिट में क्या है, एस या एस, पास्ट इंडेफिनिट में क्या है, सेकंड फॉर्म, और यहां विल बी और विल और शैल चलते हैं। कंटिन्यूअस इज आरएम, वर्ब विल बी शैल बी। परफेक्ट में हैज या हैव, यहां पे हैड, यहां विल हैव या शैल हैव, यहां हैज हैव बीन, हैड हैव बीन, विल हैव बीन।
इसी के साथ में नेगेटिव इंट्रोगेटिव जो भी वर्ड इसके अंदर इंक्लूड होते चले जाएंगे, क्योंकि जब पैसिव वॉइस बनाते हैं और फिर जो वो वर्डों को घुमा देता है, या मान लिया कहीं आपको सिस्टमेटिक लगवाना, सेंटेंस आगे पीछे देता है, कंपटीशन में आते नहीं, एक सेंटेंस दे देगा, एक मतलब उसमें कम से कम 3-3 लाइनें होंगे, उनको ऑर्डर में लगाएगा। अब आपको यही नहीं पता कि सब्जेक्ट कौन सा है, प्रेडिकेट कौन सा है, हमारी वर्ब कौन सी है, ऑब्जेक्ट कितनी है। अब वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कुल मिला के बात यह है कि दिमाग की दही बनाओगे तो कामयाब होगे। ये जो चीज आपको बताई है ना, आज यकीन नहीं मान लेंगे, जहां तक मुझे उम्मीद है शायद 15 साल हो गए होंगे, 10-12 साल तो हो गए, कभी मैंने एक बार लिखी थी और तब से आज तक इस मस्तिष्क पटल पर आज तक हटी नहीं। लास्ट टाइम मुझे खुद नहीं पता मैंने कब ये चीज देखी थी, अब आपके सामने इतनी चीजें बता दी। इसका पूरा एक चार्ट बना लो, जैसे मैंने लिखी और सारणी है, ठीक है। इसी के साथ आपका धन्यवाद। अब जाइए पानी पी के आइए, 10 मिनट में दोबारा क्लास रिस्टार्ट होगी, मैं लूंगा, ठीक है। अगर बोर हो गए तो फ्री है, फिर छुट्टी आपको बताइए।